नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं गूंज। वक्त हो गया है 4:50। आज संविधान दिवस है। ये आपका हथियार है, आपकी ताकत है, आपका औजार है, आपका गहना है, आपकी आजादी है, आपका विश्वास है। और आप कौन हुए? आप भारतवासी हुए, आप हिंदुस्तानी हुए, आप भारत में पैदा हुए। आपके पास भारत का ये संविधान है जो आपको ये ताकत देता है, लेकिन सिर्फ आपको ये ताकत देता है। ये ताकत किसी घुसपैठिए को नहीं मिल सकती है और ना मिलनी चाहिए। भारत का संविधान 75 साल का हो गया है। झूम उठिए। संसद के संविधान सदन में आज इसी मसले पर भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यही वो संविधान है जिसके अनुच्छेद 326 में साफ लिखा है कि भारत में मतदान का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है। आपको, मुझे और यहां रहने वाले उन तमाम सिटीजन्स को है, नागरिकों को है। एसआईआर अभियान उसी संवैधानिक भावना को सशक्त बनाता है। हां कि ना? आप मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि विपक्षी पार्टियों को एसआईआर लोकतंत्र का हत्यारा दिख रहा है। देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से चल रही है। विपक्षी पार्टियां इस एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और कोई बात नहीं, यह आपका अधिकार है। आपको कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है, आप जाइए। आपको लग रहा है यह भी संवैधानिक अधिकार है आपका, जाइए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में अलग अलग अपील की गई, अलग अलग तरीके की। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के दबाव में 23 बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कह दिया है। और इस मसले पर सुनवाई 9 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। तमिलनाडु की तरफ से जो याचिका दायर हुई है, उस पर सोमवार को सुनवाई होगी, क्योंकि एसआईआर मामले पर मद्रास हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। यानी एसआईआर ड्यूटी में लगे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनकी मौत पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, यह मजाक नहीं है। आगे की सुनवाई के लिए अभी 9 दिसंबर तक का हमें इंतजार करना होगा। और 9 दिसंबर ही वो तारीख है जब ड्राफ्ट लेटर लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से पेश की जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया पर उठे हर सवाल के जवाब और बवाल के समाधान के लिए आपको अब मैं 2 तस्वीरें दिखा रही हूं, और बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ताकि वो तमाम लोग जो एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, आप उनको ये तस्वीर दिखा सकें। पहली तस्वीर राजस्थान की है, जहां अब तक 5,000 में से 2,000 बीएलओ अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं। यानी 80% एसआईआर का काम वहां पूरा हो चुका है। और इस 80% पे 2500 बीएलओ ऐसे हैं जिनको अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है कि आप लोगों ने जॉब वेल डन। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जो पश्चिम बंगाल की है, जहां एसआईआर कराने पर मुख्यमंत्री देश हिला देने की धमकी देती है। बीएलओ अधिकारी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हर जगह पर एसआईआर की प्रक्रिया एकदम सामान्य है, एक जैसी है। उसमें कोई नुक्ता ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, कोई कॉलम ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, कोई तरीका, कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर अलहदा नहीं हो सकता है। इन 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल यह है कि फर्क किस बात का है? महत्वाकांक्षा का, या फिर सरकारी दबाव, या कुछ और? बंगाल में बवाल क्यों मचा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 उत्तर परगना में एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रही है, और उसी मंच से ममता बनर्जी एसआईआर पर बीजेपी को खुली धमकी देती है। बीजेपी को खुली धमकी समझ में आता है, एसआईआर को लेकर धमकी हलक से नीचे नहीं उतरती है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि बीजेपी ने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी।
बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती, और मैं भविष्यवाणी करती हूं, ये शब्दशः पढ़ के आपको बता रही हूं, बीजेपी बंगाल जीतने के लिए गुजरात हार जाएगी। और ममता दीदी ने बंगाल चुनाव के बाद यह भी कहा कि देश भर में एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकालने का मैं ऐलान करती हूं। तो एक तरफ ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है ममता सरकार घुसपैठियों के दम पर टिकी हुई है। ऐसी सरकार बीजेपी की नींव क्या हिलाएगी? घुसपैठियों और फेक मतदाताओं के नाम कटने से ममता बनर्जी डरी हुई है। ऐसे में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी भ्रम फैला रही है। दीदी कुछ भी कर ले, चुनाव में विदाई उनकी तय है, ये बीजेपी कह रही है। तो जब बंगाल में एसआईआर पर इतनी हाय तौबा मच रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम दर्शकों तक जमीनी हकीकत पहुंचाएं, सच्चाई आपको बताएं, कौन सच्चा कौन झूठा, बगैर किसी लाग लपेट के। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ग्राउंड जीरो यानी जहां एसआईआर हो रहा है। एसआईआर अभी कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। चेहरा आपको किसका दिखाई दे रहा है? आपको सब समझ में आ जाएगा ये लोग कौन है। ये पश्चिम बंगाल का संदेश खाली है। यहां के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहां बांग्लादेश से बहुत सारे लोग अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सुनिए आप, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर अवैध बांग्लादेशियों का कबूलनामा बहुत जरूरी है। सुनिए इनको। আমি এখানে এই 10 বছর পরে লেখাপড়া হয়েছে, আজ 15-16 এই 18 বছর আমি এখানে জমি জায়গা কিনেছি। আমার ওই শ্বশুরবাড়িতে আমার বাপের বাড়ি ছিল, এখানে ওই তো সামনে আছে আমার বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি ওই গরুহাট পারুলিয়া, বাংলাদেশে গরুহাট পারুলিয়া। ওই যে আমার স্বামী ওই পাগল। আমার আছে আধার কার্ড আছে, আই কার্ড আছে, তারপর প্যান কার্ড আছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে। আমার বাড়ি ছিল পারুলিয়া। আমার এখানে আচ্ছা আমার আধার কার্ড হয়ে গেছে, প্যান কার্ড হয়ে গেছে, খাদ্য সুরক্ষার কার্ড হয়ে গেছে। मर्जीना बीबी और अब्दुल गफ्फार दोनों के पास आई कार्ड है, आधार कार्ड है, जो कार्ड मांगना है मांग लीजिए, सारे कार्ड है। और असल में कहां से आए? बांग्लादेश। ये दो लोग तो सिर्फ ट्रेलर भर है। ऐसे अवैध घुसपैठियों की लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर से भी तस्वीरें सामने आई है और बहुत कुछ बयां कर रही है। वो बहुत कुछ दावा किया जा रहा है कि अवैध घुसपैठियों में बांग्लादेश लौटने की भगदड़ मची हुई है, लेकिन बांग्लादेश उन्हें अब लेने को तैयार नहीं। वो बॉर्डर पर फंस गए, ये देखिए सामने। अब ऐसे में सवाल ये उठेगा कि नहीं कि क्या यही वोटर एसआईआर पर टीएमसी की टेंशन बढ़ा रहे हैं? सवाल उठेगा कि नहीं? उधर बंगाल से महाराष्ट्र तक टीएमसी और शिवसेना, उद्धव गुट समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर एसआईआर सिर्फ गड़बड़ी कराने के लिए कर रहा है। पूछा जा रहा है कि एसआईआर से फायदा क्या होगा? बिहार में देखा आपने एसआईआर से क्या हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया। चुनाव की बदली हुई तस्वीर आपको देखनी चाहिए क्या हुआ। आजाद भारत के इतिहास में 51 के बाद पहली बार बिहार में 67.13% मतदान हुआ। पहली बार महिलाओं ने 71.78% वोटिंग की। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई अपील नहीं की। एसआईआर के बाद बिहार में 12 पार्टियों और 2616 उम्मीदवारों की तरफ से किसी भी जगह दोबारा मतदान का अनुरोध नहीं किया गया। ये पन्ने कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। नई साफ सुथरी वोटर लिस्ट के साथ बिहार के चुनाव हुए और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसे लेकर भी ऐसी ही तहाई तौबा तब मची थी, याद कीजिए। संविधान को खतरे में बताया, दावा किया गया कि संविधान की हत्या की जा रही है, लेकिन जो तस्वीर बिहार से सामने आई उसे देखकर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि संविधान की और लोकतंत्र की हत्या हुई? संविधान के लोकतंत्र का पिलर और मजबूत हुआ कि नहीं? क्योंकि निष्पक्ष चुनाव वहां पर हुआ और वो हथियार निष्पक्ष चुनाव है जो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करता है। और ऐसे में आज गूंज में सवाल कि एसआईआर के खिलाफ बंगाल समेत पूरे देश में विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है तो ममता बनर्जी बीजेपी को निशाने पर क्यों बना रही है और क्यों ले रही है?
क्या धमकी वाली सियासत सिर्फ एसआईआर की धमक को रोकने के लिए है? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सब से आपका मैं तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में है, और राजनीतिक विश्लेषक, अच्छा वैसे बता दूं वरुण जी कांग्रेस के नेता भी रहे, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ममता दीदी का पक्ष रखेंगे, और पेशे से दोनों वकील हैं। एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद कुमार वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंटरेस्टिंगली वो भी पेशे से वकील है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रतीक कुमार भी हमारे साथ जुड़े, यानी यहां पर कोई भी जिसे कहते हैं ना लफाजी नहीं करेगा। सारे वकील हैं, सब अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, और जो वकील नहीं है उन्होंने लाल रंग का वो जो रुमाल डाला हुआ है वो भी अच्छे खासे वकील है, और दूसरे जफर साहब है जिन्होंने काली सदरी पहनी हुई है, वो भी वकील बन जाएंगे अपनी पार्टी के कुल मिलाकर। शुरू कर रही हूं गूंज। अजीज भाई शुरुआत आपसे कर रही हूं, क्या दिक्कत है एसआईआर से? सर देखिए रूबिका जी, एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नीयत से है। जब 2003 में एसआईआर हुआ था तो 2 साल लगे थे एसआईआर में। आखिर अचानक 1 महीने में एसआईआर कराने का मकसद नहीं समझ में आ रहा है कि 1 महीने में कौन सी जल्दी है कि 4 दिसंबर तक चीजें खत्म कर दी जाए। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है और ना इतनी कोई जल्दबाजी है। अगर वाकई में हम संविधान की बात मानते हैं और संविधान दिवस को पूर्ण रूप से अगर मनाया जाए तो सबसे पहला मसला यह है कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं जो इस देश के वासी हैं और जिनको वोट देने का अधिकार है, उनके वोट देने के अधिकार को काटा न जाए, निरस्त न किया जाए। सही तरीके से उनको वोट देने के अधिकार के लिए उनको पुरोहित किया जाए, उनको आगे प्रोजेक्ट किया जाए, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर इतनी जल्दबाजी की गई तो शायद बहुत सारे वोटर ऐसे जो वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जिस तरह बीएलओ प्रेशर में है। आखिरी एसआईआर कब हुआ था? हालांकि आप फैक्चुअली गलत हैं, लेकिन अजीज भाई आखिरी एसआईआर कब हुआ था? साल क्या था? 2003 में। 2003 में कितना पानी बह गया? 2025 माइनस 3 कितना हुआ? 2022। हाँ मतलब 22 साल। सुनिए ना, पानी 22 साल में सुनिए 2003 में आपके पास शायद ये मोबाइल फोन भी नहीं था। 2003 में आप जो है यूपीआई से पेमेंट भी नहीं करते थे। 2003 में आपको शायद ईमेल लिखना ठीक ठाक से आता भी नहीं होगा, मैं फर्ज करके चल रही हूँ। 2003 में वो डिजी यात्रा भी नहीं आया होगा। 2003 में आधार कार्ड को लिंक करने वाला मसला भी नहीं आया होगा। ये सारी चीजें 2003 में नहीं थी। अब जमाना बदल गया है, आप 2025 में हैं, राइट? तो कितना वक्त लग जाएगा? बिहार में हुआ कि नहीं हुआ अजीज भाई? जी देखिए रूबिका जी, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। सच ये है कि ये डिजिटल जमाना है और वाकई में मोदी जी ने बहुत प्रचार किया कि डिजिटलाइजेशन है। हाँ? इसी वजह से तो आप देखिए कि पहले चुनाव होता था, शाम तक ये पता चल जाता था कितने % वोट पड़े। आज आप देखिए 4-4 दिन लग जाता है और वो भी प्रॉपर डाटा नहीं आता है। अभी आप देखिए बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर वहां पे घोषित किया गया 30 सितंबर में। सुनिए ना मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पर झूठ नहीं लेकिन बोलेंगे ना, एक फेज के चुनाव आते नहीं, अब ये बात नहीं, अब प्लीज अब बात करने देंगे आप? नहीं, अब बात करने दीजिए। ना अजीज भाई, अब मुझे बताइए 4 दिन बाद कहां का आंकड़ा आया? 7 करोड़ 45 लाख वोटर 4 दिन बाद कहां का आंकड़ा आया? 7 करोड़ 45 लाख वोटर हो गया। कैसे वोटर हो गया? अरे वो तो पहले भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहां की बात कर रहे हैं आप? एकदम आप मुझे नहीं, अगर डिजिटल इंडिया है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। व्हाट्सएप नहीं भाईजान, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए। दे रहा हूं और मैं कह रही हूँ आप ना उसको चैट जीपीटी गूगल सब खोल के बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू टेल मी कहां आया 4 दिन पुराना, 4 दिन बाद असल डेटा ईसीआई का, और ये भी बताइए कि कहां गड़बड़ी हुई है। हम हवाई बातें नहीं करेंगे। ये बताइए लोकसभा, अरे नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। नो गोल पोस्ट चेंजिंग। लोकसभा में क्या हुआ? नहीं पहले मुझे ये बताइए। लोकसभा में अरे सुनिए, गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आप ऐसे बात कंप्लीट करने दें। हाँ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा, सुनिए, जिस दिन वोट पड़ा, वोटिंग डे था, उस दिन परसेंटेज कुछ और रहा और 4 दिन बाद परसेंटेज 4% बढ़ गया, 3% बढ़ गया।
ऐसा नहीं हुआ क्या? आपने कई डिबेट किए हैं लोकसभा में, और लोकसभा में इलेक्शन कमीशन ने जो अपना डाटा दिया उस डाटा में उन्होंने परसेंट बढ़ा दिया। कैसे परसेंट बढ़ा दिया? अगर डिजिटल इंडिया है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए और सेम डे आना चाहिए। फिर डिजिटल इंडिया का फायदा क्या हुआ? की वेबसाइट क्या फायदा हुआ डिजिटल इंडिया का? अजीज भाई, और आप हवाई बातें ज्यादा करते हैं। हवाई, मैं कह रही हूं अगर ईसीआई ने ये काम किया है तो हम सच बात करते हैं। आप लोग ऐसे हाथ बांधकर क्यों बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त फैसला क्यों नहीं लिया? आज तो संविधान दिवस है ना, आपको तो हक है। आप यहाँ बैठकर रूबिका लियाकत के शो गूंज में क्यों बोल रहे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म नहीं, हर बात मैं कह रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ईसीआई क्या है? मैं कह रही हूँ अगर कोई मेरी पार्टी का गला घोट रहा है और वो गला घोटने वाला कोई और नहीं ईसीआई आपको लग रहा है, आप ज्ञानेश जी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आप में इतनी है, आप में अगर इतनी कुव्वत है तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। मैं भी देखूं सुप्रीम कोर्ट में आप क्या क्या पेश करते हैं। यहाँ बैठकर तो खूब सारी बातें कर, हाँ हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रही हूँ हर बात के लिए जाएंगे, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपको सीरियस मानूंगी। फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? कर दीजिए। नहीं प्लीज, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? ज्ञानेश्वर जी के खिलाफ एक बात आप कंप्लीट कर लीजिए। रूबिका जी, आपने मुझसे बात किया है, मुझे बात करने दीजिए। जाइए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आई चैलेंज यू, गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप ज्ञानेश्वर जी को कटघरे में खड़ा कीजिए, जाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं? लगातार कटघरे में खड़े हो रहे हैं, लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहे हैं। अरे वो झूठ लेकिन सच्चाई क्या है आपको नहीं पता। आज अरे सुनिए मेरी बात, अरे भाई अब आप हम ही से लड़ेंगी, बीजेपी के लोगों को बोलने नहीं देंगी, अब आप हमसे लड़के क्या जीत लेंगी? लेकिन अरे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए आगे ना सच, सुनिए ना, आ गया ना सच जुबान पर आपके। बीजेपी के लोगों को बोलने नहीं दूंगी और आपसे लड़ूंगी। अरे भाई बीजेपी तो दोनों से यही चुनाव आयोग का वकालत करती है। जफर इस्लाम बीजेपी तो चुनाव आयोग की वकालत करती है। कटघरे में खड़ा जो किया है काम मैं कह रहा हूँ, जो मेरा काम है वो बीजेपी को भी करना चाहिए। उनसे पूछिए आप, तो मुझे मत बताइए कि मैं किसको बोलने दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जल्दी से बात खत्म कीजिए। अब हमारे साथ एक वकील साहब भी आ चुके, जल्दी से। रूबिका जी, मुझसे बात हो रही है ना? खत्म कीजिए भाई, बहुत देर हो गया। जो काम चुनाव आयोग को जवाब देने का था वो जफर भाई नहीं दे रहे, वो जफर भाई डिफेंड कर रहे हैं, इनको नहीं करना। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों का वोट प्रॉपरली बने, कोई वंचित न रह जाए। एक बात, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी बात मैं कर दूं, लास्ट बात। देखिए आज लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहा, अभी गोंडा में देखिए जहर खा के आत्महत्या कर लिया, फतेहपुर में हो गया। मैं बता दूं एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल, और अभी जहां राजस्थान का जिक्र कर रही थी आप, राजस्थान में मुकेश, हरिओम, संतराम, ये सब लोग आत्महत्या करी, इन्होंने आत्महत्या किया। इतना प्रेशर है, आखिर इतनी प्रेशर में काम क्यों हो रहा है? अगर यह समय बढ़ा दिया जाए, 4 महीने कर दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्रॉपर तरीके से इस चीज को कर पाएंगे, अपने वोट को सुरक्षित कर पाएंगे। ने अपनी बात कह दी है, जल्दी से जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए, और उसके बाद प्रतीक जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और बकायदा यहाँ जो चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, दिस मैन हैज स्टडीड अ लॉट अबाउट ऑल योर क्वेश्चंस, और जो भी आप जिस तरीके के भी या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसका ये नाश करेंगे, मैं ये मानकर चल रही हूँ सर, बिकॉज ही स्टडीड अ लॉट ऑन दिस। ऑलराइट प्रतीक जी, आपके पास आऊं उससे पहले जफर साहब, योर टाइम बिगिंस। देखिए ऐसा रूबिका जी, आप ईसीआई की मंशा समझिए, सिर्फ एक ही उनका जो है उनकी मंशा है कि शुद्धिकरण होनी चाहिए वोटर लिस्ट की। अब वोटर की लिस्ट की शुद्धिकरण में किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए कि उसका विरोध करना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो सपोर्ट करते हैं उनको, जैसे भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है कि शुद्धिकरण होना चाहिए, भाई कोई भी ऐसा नागरिक जो आज है, जो नागरिक नहीं होना चाहिए इस देश का, उसको नागरिकता कैसे मिली, क्या क्यों मिली, और क्यों वोट दे रहा है, क्यों उसके रिसोर्सेज पे, देश के लोगों के रिसोर्सेज पे काबिज है, उनको हटना ही चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, ईसीआई के इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस तरह की बात करते तो समझ में आता है, ममता बनर्जी धमकी दे रही है कि पूरा देश हिला दूंगी। अरे मैं खुद हिली हुई है, वो हिल रही है ऐसे इसलिए कह रही देश हिला देंगे, देश नहीं हिलेगा, वो खुद हिल रही है। आज आपने दिखाया ना रूबिका जी कि वहां बंगाल में ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के नागरिक नहीं, बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड हासिल कर लिए, गलत तरीके से नागरिकता हासिल की है और अवैध तरीके से रह रहे हैं। ऐसे लोगों की ही पहचान होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको, ये बात आप लोग सब कहने से कतराते हैं, पर रूबिका लियाकत तो नहीं कतराएगी कहने से, वो तो कह देगी। एक्चुअली ये जो घुसपैठिए हैं, ये जिस मजहब से आते हैं वो कहते हैं कि ये आपका वोटर नहीं है,
है ना? तो आपको मजे आ रहे हैं, आपके मन में बल्ले बल्ले लड्डू फूटा वाली फीलिंग आ रही है ना? क्योंकि वो आपको वोट करेगा नहीं, और इनका है वो स्ट्रांग मजबूत वोटर। बांग्लादेश से जो आ रहा है घुसपैठिया, वो ज्यादातर हम देख रहे हैं वो कौन है। तो आपको अच्छा लग रहा है और इनको बुरा लग रहा है, खेल यहीं पर दिख रहा है मुझे जो दिख रहा है। गलत हो तो अजीज भाई, आई एम राइट हियर, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं एक बात वोट बैंक, मैं बात करना चाह रहा हूं। इट इज ऑल अबाउट वोट बैंक। जफर साहब 20 सेकंड्स। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ रूबिका जी, इसमें न धर्म लाइए न धर्म की वजह है, इसमें सिर्फ नागरिकता की है। अवैध तरीके से नागरिक कोई भी देश का बना, चाहे किसी धर्म का पालन करता हो, किसी में आस्था उसकी हो, उसको कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। लिस्ट की शुद्धिकरण होके रहेगी, चाहे किसी धर्म का पालन करता हो। आई एग्री विद दिस। मैं किसी और चीज से एग्री करूं या ना करूं, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह बोलने वाला हो, चाहे वो जय श्री राम बोलने वाला हो, चाहे वो हेल मदर मैरी बोलने वाला हो, चाहे वो सो निहाल सत श्री अकाल बोलने वाला हो, जो बोले सो निहाल ये कहने वाला हो, अगर वो इस देश का नागरिक नहीं है तो उसे हक नहीं होना चाहिए वोट डालने का और देश के सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का। इतनी क्लैरिटी तो हम सब में हो सकती है। तौसीफ खान साहब, इतनी क्लैरिटी तो हो सकती है। देखिए रूबिका जी, 2002 में बंगाल में इसके पहले एसआईआर हुआ था। उस वक्त 3 साल सरकार ने लिया था एसआईआर के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस दफा सरकार कह रही है कि 1 महीने में इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। बीजेपी का दावा है और खुलेआम शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी के एमपी कहते हैं कि एसआईआर में हम 1 करोड़ वोटर्स का नाम मिटा देंगे और तृणमूल और बीजेपी के वोट शेयर में 40-50 लाख का वोट का ही सिर्फ फर्क है। हम वो वोटर नेम एसआईआर के बाद में जो वोटर फ्रेश प्रिपेयर करेंगे उससे बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेगी। ठीक है, बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने की जल्दी है, इसलिए जितने भी किसान बंगाल के हैं वो अपना चासी का काम छोड़े, अगर उनके घर के परिवार वाले को हॉस्पिटल ले आना वो छोड़े, जल्दी जल्दी जाकर के एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर दे। एन्यूमरेशन फॉर्म अगर उनको फिल करना नहीं आता है, अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता तो उन्हें बांग्लादेश बोल करके उनका नाम को हटा दिया जाएगा। बीजेपी का धमकी है कि कोई किसान बिहार का सड़क पर नहीं आया। तौसीफ भाई, ये कहने के लिए रूबिका जी, बेचारे किसान के पास में वक्त रहता है कि वो सड़क पर आए, सरकार से लड़े। ऐसी सरकार जिसके पास अंबानी, अदानी और कितने बड़े बड़े खजाने वाले लोग बैठे हुए, ऐसे सरकार से लड़ेगी वो गरीब जनता, वो गरीब किसान। आप क्या बात कर रही है? उनके पास तो 2 वक्त रोटी कमाने का मौका नहीं मिलता। उनके घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ले जाने का उनके पास में पैसा नहीं रहता। वो जाएगी सरकार से लड़ने के लिए, सड़क में आकर के प्रोटेस्ट करेगी। कैसी बात आप करती है? मजबूर हैं और लाचार हैं और उनके ऊपर में जुल्म है ये सरकार का कि पिछले दफा 3 साल हमने दिया था, इस दफा हम 1 महीना देंगे। नाम भरो एन्यूमरेशन फॉर्म का, वरना तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे। अपना फेक वोटर्स का लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। खुलेआम बोलते हैं, आप दिखाइए, आप शुभेंदु अधिकारी का, आप बीजेपी के बीजेपी के एमपी बंगाल वाले, उनका नेता, उनका स्टेटमेंट दिखाइए। वो ओपन कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम वो मिटाएंगे एसआईआर से और उसके बाद यहां पे सरकार बनेगी। और वो गिनती कराते हैं कि 2.75 करोड़ वोट्स है तृणमूल का, 2.4 करोड़ वोट्स है बीजेपी का, डिफरेंस जो है 40-50 लाख के आसपास है। इतना वोट तो हम मिटा देंगे और हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये तो जुल्म है ना, यही जुल्म है। किसान को चाहिए कि वो अपना चासी छोड़ दे, चावल की, धान की खेती की सब छोड़ दे और जाकर के बीजेपी को गवर्नमेंट बनाना है, वरना वो बांग्लादेश भेज देंगे। मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। क्या बंगाल में घुसपैठिए हैं कि नहीं? कोई आवाज ना उठाए। अंबानी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में है कि नहीं है? नहीं होनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में? बिल्कुल है। उन्हें तो बांग्लादेश के घुसपैठी अमित शाह ने बॉर्डर खोल करके बुलवाया है। हाँ, तो वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? इलीगल हिंदूज आए हैं बांग्लादेश से। सुनिए, केवल इलीगल हिंदूज आए? इलीगल 80% इलीगल हिंदूज। हाँ, तो फिर जाने दीजिए उनको, क्या दिक्कत है आपको? 80% हिंदूज बांग्लादेशी आए हैं। No, but what is your problem? Let them go. बांग्लादेशी इलीगल तरीके से अमित शाह ने लाया है। हाँ, ठीक है, लाया है तो उनको भेजिए ना, उनको जाने दीजिए। एसआईआर में इनका नाम कट जाएगा, जनता को, इनका नाम एसआईआर में कट जाएगा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों परेशानी हो रही है? नहीं कटेगा। अरे भाई, शुद्धिकरण ही तो हो रहा है। क्यों नहीं कटेगा जानती है? शुद्धिकरण होने सुनिए ना मेरी बात।
क्यों नहीं कटेगा जानती है? क्योंकि यही अमित शाह कहते हैं कि हम जो है आपको सीए द्वारा नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को सीए द्वारा नागरिकता नहीं देंगे। पहले आप अपने आप को जो है अच्छा, रूबिका लियाकत हिंदू मुसलमान करती है, और यही वजह है कि लेकिन मथुआ तौसीफ खान समाज, यहाँ पर आज मथुआ समाज जो है यहाँ पर पूरे एक के फॉर्मूला पूरे लेकर आए हैं कंफ्यूजन में कि बैठे हुए हैं कि मथुआ बांग्लादेशी समाज करे तो हिंदुओं करे की क्या? घुसपैठिए के तौर पर उन्हें, अरे भाई बांग्लादेशी हिंदुओं को घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है, उनको तो सरकार सच में सीए के थ्रू उनको जो आधार है कार्ड दिया सिटीजनशिप बीजेपी दे ने, देगी, उनको झूठे उनको कार्ड जो है, देने की जरूरत नहीं है। वोटर कार्ड क्यों दिया अरविंद बीजेपी वाजपेयी ने। जी? अगर बांग्लादेशी हिंदू बीजेपी यहाँ ने- सिटीजनशिप लेना चाहेगा बीजेपी तो उसे अपना घुसपैठ एंड करने की गेम- थोड़ी जरूरत है। अपना गेम तो जनता के सामने रखे हुए ना। ये भाई नहीं नहीं किसान अरे अपने ये आप बिहार को से कोई खाना सबक लेना बनाए या ना चाहते बनाए, हैं। ना, खेती पकड़ेगा, करे या ना देखिए, करे, पकड़ेगा, जा पकड़ेगा। करके एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करना है। पकड़े गए सर। घुसपैठ करने वाला हिंदू अगर देखिए। झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं क्या पकड़े मिलेगी। गए? समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए। क्या ये पकड़े क्या गए? ठुल्लू? ये क्या ठुल्लू बदतमीजी पकड़े है? गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए। क्या ये क्या पकड़े गए? बदतमीजी नहीं, है? आप क्या बदतमीजी कर क्या सकती हैं। बदतमीजी पकड़े गए, is this? क्या पकड़े गए? ये क्या- निकलिए बाबा यहाँ जी से। का ठुल्लू Get out! पकड़ लिया आपने। क्या Get पकड़ out, लिया आपने? तौसीफ, get हाँ, out of आपने my क्या show. पकड़ लिया? बाबा जी Get out of my show. बदतमीज आदमी। अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं। बेशरम, गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब लाइए स्क्रीन पर। प्रतीक जी, बेहयाई है इनकी। जहां इनको पकड़ा जाए, जहां इनको जैसे ही मौका मिलता है बदतमीजी पर उतर आ जाते हैं। गंदे लोग, गलीज, किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि ये कैसी औलाद मैंने पैदा की है। प्रतीक जी, आई एम कमिंग बैक टू द डिबेट बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड मिनट ऑन दिस गाय। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एसआईआर अगर होगा तो इसमें हिंदू और मुसलमान हो जाएगा। खासकर बांग्लादेश में दीदी धमकी देती है कि मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। देखिए, अभी तौसीफ भाई ये कह रहे थे कि बांग्लादेश से तो हिंदू भी आए हैं और कहीं भी एसआईआर में धर्म पूछने का तो प्रावधान ही नहीं है। एसआईआर में 4 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो वोटर की होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप 18 वर्ष से ऊपर हैं कि नहीं। नंबर 2 कि आप भारत के सिटीजन हैं कि नहीं। नंबर 3 कि आप क्या वहाँ के आम तौर पर वहीं रहते हैं जहाँ पर आप वोटर लिस्ट में आ रहे हैं। और नंबर 4 कि आप ऑफ कोर्स मतलब मृत नहीं होने चाहिए, कहीं पे चले नहीं गए हों, इस तरह की बात है। जिस तरह की बात बिहार एसआईआर के दौरान हो रही थी कि 65 लाख लोग जो है उसमें वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे, तो 65 लाख लोग जो है वो कौन 65 लाख लोग हैं। वो बात जब बिहार का एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम लोगों के सब सामने आ गई कि उसमें कुछ ज़्यादातर 22-23 लाख डेड वोटर्स थे जो ऑलरेडी मृत वोटर हैं, जो कि वोटर लिस्ट से डिलीट अभी नहीं हो पाए थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक का जो बिंदु अजीज भाई ने उठाया जी, और एक जो बिंदु वहां टीएमसी से भी उठाया जा रहा है, ये बदतमीज आदमी जो यहाँ पर कहकर गए थे, अगर तमीज के दायरे में रहते तो उस मुद्दे को मैं और तमीज के दायरे में रखते हुए पूछती। ये सवाल पूछा गया कि पहले जो है 2-2 साल का गैप लिया जाता था, 4-4 महीने का गैप लिया जाता था एसआईआर करने में। आप कह रहे हैं महीने भर में, ये कैसे संभव है? जो एक बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये कि कैसे किया जाएगा। फिर बीएलओ दबाव में आकर मौत हो रही है उनकी, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया है। तो ये इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव आ गया है पिछले एसआईआर से अब में, वो है टेक्नोलॉजी। अगर आप देखें तो पहले दौर में चुनाव की जब गणना होती थी तो 5-5 दिन तक गणना होती रहती थी। आज वो गणना 2 घंटे के अंदर हो जाती है, सारे न्यूज़ चैनलों पे आ जाता है और फाइनल रिजल्ट उसी दिन शाम को 2-3 घंटे के गणना के बाद आ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि अब मशीन से काउंटिंग हो रही है। तो उसी तरह से अब जो एसआईआर का प्रोसेस है, आप एन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्री फिल्ड है। प्री फिल्ड मतलब वो पहले से भरे हुए हैं। जो भी पुराने हमारे वोटर्स के डिटेल हैं वो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी छाप करके दे रहा है। तो वक्त उसमें कम हो जाता है। आपके पास जब फॉर्म आएगा तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो जानकारियां दी हैं वो सही हैं या गलत है। एक बड़ी खबर इस बीच आ गई हमारे पास।
चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस से नाराजगी जताई है। ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग का कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश है, सीईओ की सुरक्षा पुख्ता करे, क्योंकि वहां चूक हुई है। बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया है, बंगाल पुलिस को यह कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ ईसी ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा। ईसी ने बंगाल पुलिस से इस मसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह चूक ठीक नहीं है। नाराजगी बाकायदा जताई गई है। अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, कुछ बिंदु जिस पर आपने अजीज भाई को सुना, कुछ बिंदु जिस पर इनफैक्ट वरुण जी के पास मैं अभी जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये जो चुनाव आयोग बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस जेडीयू प्लस जितने भी आपके घटक दल है, उन सब की मिली भगत के तौर पर देखा जा रहा है कि एसआईआर आपके लिए फायदे का सौदा, एसआईआर विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान, जैसा बिहार में हुआ। आपने अभी पीछे कहा बार बार अजीज भाई से कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सबूत चाहिए। वहाँ डिबेट और आर्ग्यूमेंट एविडेंस के बेस पे होता है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। ये जनता के बीच में गुमराह करना चाहते हैं। एक बात बताइए, 90% फॉर्म बंगाल में इनोमिनेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं, सिर्फ 10,32,000 फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं इन सभी साथियों से, क्या एसआईआर से नुकसान क्या हो रहा है? बिहार में अभी आपके सामने 30 दिन के अंदर एसआईआर हुई है और उसका नतीजा ये निकला कि वोट परसेंटेज बढ़ गया। मतलब क्या आरोप क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, उसके बावजूद भी ये उसके पीछे पड़े, इसका कारण हमको नहीं समझ आता। कारण सिर्फ एक हो सकता है, ये हार से डरे हुए हैं, ये हताशा में है, ये निराशा में है। इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने पहले लगातार ईवीएम पे आरोप लगाए, अब वो छोड़ दिया। ईवीएम पे कुछ मिला नहीं तो ईवीएम छोड़ दिया, अब एसआईआर पे आ गए। अरे भाई, वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हर चुनाव से पहले? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल होनी चाहिए। जो आदमी मृत्यु हो गए उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? या जो आदमी रिपीट एड्रेस में उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? कटने चाहिए। जो आदमी 12 डॉक्यूमेंट नहीं देगा उनके नाम नहीं रहने चाहिए और ना ऐड होने चाहिए। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? किस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा के इनको क्या हासिल होगा, जब बिहार की जनता ने यह बता दिया कि देखिए एसआईआर का कोई मुद्दा नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं समझना चाहते, देश की संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। ये बिहार में दिखा दिया और बंगाल में और 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है उस चीज को भी। और एसआईआर बाकायदा इलेक्शन कमीशन की शान है। सर्वोच्च न्यायालय जो है इलेक्शन वो साफ तौर पर सब चीजें क्लियर कर देगा। लेकिन इससे पहले भी तो हुआ ना, इससे पहले भी आप लोग गए थे। अजीज भाई, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले वरुण जी भी इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी भाई, इंदिरा गांधी जी से तो पूछा गया था बाकायदा और उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को यहाँ इस जमीन पर नहीं रहने दूंगी, दे विल हैव टू गो। क्यों पाल के बैठे हम? धर्मशाला थोड़ी है हिंदुस्तान। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन। राजस्थान की आप एक शेरनी हो, आपका राजपुताना की हमारा गर्व से सर ऊंचा होता है। विदेशों में भी आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही। हुक्म। और हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज़ अगर पूरी दुनिया में गूंज रही है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत। अब एसआईआर की बात अलग अलग शब्दों से बताऊं, अभी टेक्नोलॉजी की बात हुई। जब टेक्नोलॉजी जब राजीव गांधी जी लेके आए तो सबसे ज्यादा ह्यू एंड क्राई बीजेपी मचा रही थी, आज उसके बल पर सत्ता में बैठी। अब आपने एक बात आई, सुप्रीम कोर्ट जाइए हर बात में। अरे भाई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, सबसे बड़ी पावरफुल सुपर संस्था होती है लॉ मेकिंग बॉडी, वो दैट इज पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में अगर विपक्ष राजी नहीं है तो आपको ऐसी क्या हठधर्मिता है कि आप विपक्ष को साथ लेके नहीं चलना चाहते? एसआईआर करा रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को विपक्ष से 1 नहीं 10 बैठक करते। लोकतंत्र में तो यही है। हठधर्मिता क्या है कि चुनाव आयोग मैं नहीं सुनूंगा। मैंने चुनाव आयोग का एक स्टेटमेंट सुना, उन्होंने, आपने जो बात की उसी पे आ रहा हूँ कि आधार कार्ड जो है सिटीजनशिप का कोई कार्ड नहीं।
आधार भी जो बना है वो एक्ट से बना है, संसद से, कैसे कह सकते हैं अपने परव्यू से बाहर जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर। अभी इतना ही, लेकिन एसआईआर पर आने वाले दिनों में और बहस छिड़ेगी और मैं कह रही हूँ प्रूफ लेकर बैठिए सर, हवा हवाई बातें नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जो बदतमीजी करेगा सर बाहर का रास्ता।